अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगेन हम C++ के लेक्चर्स में एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, कुछ प्रोग्राम्स भी देखेंगे और वो चैप्टर है इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड, जिसमें हम जितने भी उसके अंदर फॉर्मेटिंग के लिए मैनिपुलेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कुछ भी यूज़ है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हम सबको थोड़ा थोड़ा देखेंगे और उनको समझेंगे। इससे जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने C++ की पूरी बेसिक समझी, उसके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, उसके अलावा कुछ कंडीशंस देखी हमने, ऑपरेटर्स देखे, एक्सप्रेशंस देखे। तो अगेन आज के चैप्टर में हम इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जो है वो समझेंगे और कुछ प्रोग्राम की प्रैक्टिस भी करेंगे। कभी आपने सोचा है कि ये इनपुट और आउटपुट का मकसद क्या होता है, हम क्यों इनपुट और आउटपुट को यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह हम डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो ऐप्स क्या होती हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूट्यूब ओपन करें, तो हम यूट्यूब जैसे ही ओपन करते हैं, तो अगर हमें कुछ सर्च करना है तो हम क्या करते हैं, सर्च बार में जाते हैं, वहाँ पे हम कुछ टाइप कर देते हैं। अब वो जो आप टाइप कर रहे हो वो क्या है, एक डाटा है, एक आप डाटा दे रहे हो। उसके बाद आपको आउटपुट में क्या मिलता है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अब बेसिकली ये होता कैसे है, ये बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पीछे एक कंडीशंस लगाई जाती हैं, तो उसके थ्रू हमें आउटपुट शो होती है। अब आप इंटरफेस देखेंगे तो वो फॉर्मेट के अंदर होता है, जो नेम लिखे होते हैं। तो आज हम उससे आउटपुट की फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको व्हाट्सएप हर जगह फॉर्मेट में ही डाटा नज़र आएगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्सेप, सीक्वेंस, C++ के मैनिपुलेटर्स के बारे में, और कुछ थोड़े बहुत हम प्रोग्राम भी समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनपुट है क्या। बेसिकली हम कंप्यूटर को कुछ चीज़ देते हैं कि आप उस पे ऊपर प्रोसेसिंग करें। अब वो जो चीज़ होती है वो इनपुट होती है, और स्टैंडर्ड इनपुट क्या होती है कि जो हम कीबोर्ड के थ्रू दें। अब इसी तरीके से स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होती है कि जो हमको स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर नज़र आए, उसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। अब इसको डिस्प्ले करने का जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि हम सी आउट और ये वाली जो हमारे पास ऑपरेटर है ये यूज़ करते हैं, इसको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। अब इसके आगे कुछ भी वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन कुछ भी आ जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन कुछ भी आ सकता है। तो हम किस तरह से किसी भी लाइन को, किसी भी वर्ड को एज इट इज़ प्रिंट करवा सकते हैं, तो वो हम आगे जिस तरह स्टडी करेंगे तो वो भी हम साथ साथ समझते जाएंगे। जिस तरीके से आप देखें, यहाँ पर वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन आ जाते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल देखें, यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है, तो इन दोनों की साइड पे आप देखें कि डबल कोट्स लगे हैं। लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं या फिर एक्सप्रेशन होते हैं, उन्हों के तो डबल कोट्स नहीं होते। तो ये आप याद रख लें, जहाँ पर भी डबल कोट्स आ जाएंगे उसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाए। मतलब कि इसकी अगर यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा होता और डबल कोट्स ना होते, तो जैसे हम प्रोग्राम रन करते तो वो क्या करता, जो इसका कंपाइलर होता है वो समझेगा कि इसकी कोई ये वेरिएबल है और इसकी वैल्यू कहीं पड़ी हुई है, तो वो इसकी वैल्यू ढूंढना शुरू कर देगा कि कहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद की वैल्यू पड़ी हुई है। तो जब उससे वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो एरर शो कर देगा। लेकिन जब हम किसी चीज़ को डबल कोट्स के अंदर लिख देते तो वो उसको एज इट इज़ प्रिंट करवा देता है। और इसी तरीके से अगर हमने किसी भी कांस्टेंट को प्रिंट करना हो तो हमें डबल कोट्स देने की ज़रूरत नहीं होती, ये वैसे ही प्रिंट कर देता है। हम इसके गिर्द कोटेशन मार्क्स जो है वो नहीं देते। अब देखें, यहाँ पर एग्जांपल है सी आउट, और आगे देखें हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है द वैल्यू ऑफ n इज़। अब ये जो लिखा ना द वैल्यू ऑफ n इज़, ये बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो जाएगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और n की देखें, यहाँ पर डबल कोट्स नहीं है, तो ये देखेगा कि n की वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है। अगर उसे n की वैल्यू मिलेगी तो वो प्रिंट कर देगा, अगर नहीं मिलेगी तो वो एरर शो कर देगा। आगे हम देखते हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स को ऐड करना है और उसका सम शो करना है। अगेन ये आप ध्यान रख लें कि जहाँ पर हम इनपुट आउटपुट ले रहे होते हैं वहाँ पे IOStream और conio.h ज़रूर लिखते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम पहले ही प्रोग्राम चलने से पहले ही इसके कंपाइलर को बता देते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुमने प्रोग्राम चलने से पहले लेकर इस
इस प्रोग्राम को चलने से पहले ही वो चीज़ें लेकर आपने रख देनी है और फिर उन्हों को इस्तेमाल करना है हमें प्रोग्राम के अंदर। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हम घर में हो, हमें भूख लगी हो, तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि पूरे महीने का जो राशन होता है वो मंगवा कर रख लेते हैं, इकट्ठा ही मंगवा लेते हैं, तो फिर बाद में हम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे है कि हम कुछ चीज़ें होती हैं जो मंगवा कर रख लेते हैं, तो उसको बाद में हम नीचे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा जाता है ये वो चीज़ें ही होती हैं। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे उसके अंदर ये वाली चीज़, ये वाली फॉर्मेटिंग ज़रूर होती है। बज़ाहिर उनका सिंटैक्स डिफरेंट हो जाता है। जिस तरीके से अगर आप जावा करें तो उसमें हम इंपोर्ट क्लास कर रहे होते हैं कि जो जिस क्लास के अंदर कोई फंक्शन पड़ा होता है हम उसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं हम लाइब्रेरी को डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम वाइड मेन, ये मेन मेथड है जिसमें प्रोग्राम जहाँ से चलना स्टार्ट करता है। हमने क्लियर स्क्रीन कर दी, ये टर्बो C++ के लिए होता है। अगर आप वहाँ पर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो अगर हम एक ही प्रोग्राम को बार बार रन करते जा रहे हैं तो आउटपुट पे क्या होगा कि पिछली वैल्यूज़ भी वैसे ही रहती हैं, मतलब कि पिछली वैल्यूज़ भी हमें बार बार शो होती रहती है, तो वो कन्फ्यूजन होती है, इसलिए हम क्लियर स्क्रीन लिख देते हैं। और गेट ch इसलिए यूज़ करते हैं कि प्रोग्राम इतना तेज़ी से चलता है कि हमें सही तरीके से आउटपुट देखने का मौका नहीं मिलता, तो गेट ch थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को होल्ड करके रखता है ताकि हम देख सकें। अगर हमने फ्लोट नंबर को ऐड करना है तो हम फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं, जो हमने var1 var2 और साथ में रेस हमने कोई भी आप वेरिएबल नेम ले सकते हो, लेकिन याद ये रखना है कि वेरिएबल के जो रूल्स हैं वो आपने लोगों ने याद रखने हैं कि ये जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है ये फ्रंट पर नहीं आ सकती, तो इस तरह कुछ छोटे बहुत रूल्स हैं। अब हमने यहाँ पर इनको वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं इस पॉइंट पे आकर। तो नेक्स्ट हम इन दोनों को सम करें, और सम किस में स्टोर कर रहे हैं, इसके अंदर। हमने इसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया, अगर हम यहाँ पर पहले ना करते तो फिर हमें यहाँ पर फ्लोट साथ में लिखना पड़ना था। तो नेक्स्ट हम वैसे उसको प्रिंट करवा रहे हैं। अब देखें यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है ये var1, यहाँ पर वो देखेगा कि डबल कोट्स नहीं है, वो इसकी वैल्यू ढूंढेगा, इसकी वैल्यू कहाँ है। अगर वैल्यू नहीं होगी और इसके गिर्द डबल कोट्स भी नहीं लिखे होंगे तो प्रोग्राम एरर उसमें आ जाएगा, वो चलेगा नहीं। अब ये इन्हों की वैल्यूज़ ढूंढेगा। आप देखें यहाँ पर देखें किस तरह प्रिंट हुआ, उन्होंने यहाँ पर वैल्यूज़ प्रिंट किया। अब देखें ये प्लस एज इट इज़ प्रिंट हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने डबल कोट्स दिए थे। और नेक्स्ट हमारे पास सम प्रिंट हो जाएगा। अब सम पर हमने डबल कोट्स नहीं दिए थे, मतलब कि ये इसकी वैल्यू देखेगा कि ऊपर इसकी वैल्यू है या फिर नहीं है। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है, एरिया किस तरह फाइंड करते हैं। अगेन हमने इंट में हाइट, विड्थ और एरिया ले लेना है, फिर हमने कोई भी वैल्यू असाइन कर देनी है, मल्टीप्लाई करके हमने उसको किसी वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करवाना है, तो वो हम एरिया के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। नेक्स्ट हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं सिंपल। अब एक्सेप्ट सीक्वेंसेस, अब इसका बेसिकली काम क्या होता है, बेसिकली जो फॉर्मेटिंग होती है आउटपुट की, कि आउटपुट को अच्छा दिखने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सारे यूज़ नहीं होते, मोस्टली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो न्यू लाइन वाला कर रहे होते हैं या फिर टैब वाला कर रहे होते हैं। इसके अलावा सिंगल कोड, डबल कोड भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, तो हम थोड़ा बहुत सारे देख लेते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब देखिए पहला हमारे पास है एक्सेप्ट सीक्वेंस। ये बेसिकली एक बी मतलब कि ये एक आवाज़ प्ले करता है एग्जीक्यूशन, जैसे इसकी एग्जीक्यूशन होती है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जो अगर हम /b लिख दें, मतलब हम इसको किसी भी हमारे पास जो स्ट्रिंग है डबल कोट्स के अंदर हम किसी भी जगह इसको लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होता। अब इसका काम क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पर भी हम /b लगा देंगे, वो उससे एक पीछे वाला वर्ड डिलीट कर देता है। जिस तरह हमने हेलो वर्ड लिखा तो उसका ओ जो है ये डिलीट कर देगा। इसी तरीके से अगर हम /f लिख दें तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जहाँ पर भी हम ये लिखेंगे इंसर्ट कर देता है एक ब्लैंक पेपर इन द प्रिंटेड आउटपुट पे, जिसको हम फॉर्म फीड, मतलब जैसे हम इसको प्रिंट करते हैं तो इसके ऊपर छोटा सा FF लिखा सा शो होता है, उसके अलावा इसका कोई इतना काम नहीं होता। अब /n ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब देखें किस तरह यूज़ करते हैं कि हमने कोई भी वर्ड लिखा,
यहाँ पर और डबल कोट्स लगाएंगे क्योंकि हमने इसको एज इट इज़ प्रिंट करना है, तो इसलिए हमने ये यहाँ पर इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हमने इसको इस तरह लिखा है तो जहाँ पर /n होगा उसके आगे वाला जो वर्ड होगा वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि हेलो वैसे आ गया और वर्ड नेक्स्ट लाइन पे चला गया है, तो इसलिए मोस्टली हम ये भी यूज़ कर रहे होते हैं और उसके अलावा एंड एल भी यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली वो लाइन के एंड पे हम यूज़ कर लेते हैं, मिड में भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मेट हो जिस तरह ये है, एक हमारे पास कोई भी लाइन है और उसके अंदर अगर हमने चेंजिंग करनी है तो फिर हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। अब /r का क्या होता है कि ये कर्सर को बिगिनिंग पे ले जाता है, मतलब कि अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझते, जिस तरह हेलो /r और वर्ड लिखा हुआ है। अब ये क्या करेगा कि /r के जो आगे वाला वर्ड है उसने इसको स्टार्टिंग पे ले आना है, मतलब कि जो हेलो होगा ये ओवरराइट हो जाएगा। मतलब कि ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने पहले पेंसिल से हेलो लिख दिया, फिर उसके बाद आप मार्कर से वर्ड लिख देते हैं उसी के ऊपर ही, तो हेलो तो हमें इतना नज़र नहीं आएगा, हमें सिर्फ वर्ड नज़र आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सिर्फ वर्ड ही शो होगा, हेलो शो नहीं होगा। अब टैब, मतलब कि अगर हमने स्पेस देनी है, 4 स्पेस देनी है, तो उसके लिए हम टैब /t यूज़ कर लेते हैं। अब देखें, जब हम यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम दोनों साइड पे डबल कोट्स लगा रहे हैं, लेकिन आप आउटपुट देखें, आउटपुट पे तो हमें डबल कोट्स नज़र ही नहीं आ रहे। डबल कोट्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी चीज़ है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस हेलो वर्ड के गिर्द ये डबल कोट्स भी प्रिंट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, या फिर सिंगल कोट प्रिंट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्लैश और जो कुछ भी हमने डबल कोट या फिर सिंगल कोट हमने प्रिंट करना है तो वो हम उसके आगे लगा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने स्लैश, हमने सिंगल कोट, यहाँ पर भी स्लैश सिंगल कोट। अब आउटपुट देखें दोनों साइड पर हैं। इस तरीके से नेक्स्ट भी ऐसे ही है, हम डबल कोट्स भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने स्लैश को प्रिंट करवाना है तो हम स्लैश को भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखें कि उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी एग्जांपल दी है, प्रोग्राम दिया है कि ये जो है हमारे पास फॉर्मेट, इसको हमने प्रिंट करना है। इसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, आप इसको लूप से भी कर सकते हैं, अरे से भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ कोडिंग यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन इसको हम इसी ऊपर वाले एक्सेप्ट सीक्वेंस से यूज़ करके बहुत ही ईजिली से हम ये वाली आउटपुट शो करवा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, हमने अगेन मैंने आपको कहा कि जहाँ पर भी हमने इनपुट आउटपुट शो करवाने होते हैं हम आयोस्ट्रीम कोनियो लिखते हैं ज़रूर हैं। अब वाइड मेन, उसके बाद क्लियर स्क्रीन और गेट स्टेज, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर प्रोग्राम के अंदर आपको लिखनी है। नेक्स्ट हम सी आउट। अब आप देखें, हमने यहाँ पर देखे कि फर्स्ट लाइन में हमें क्या प्रिंट करवाना है, एक स्टेरिक साइन। हमने क्या किया कि स्लैश में हमने क्या किया, एक स्टेरिक साइन हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है और उसके बाद 2 स्टेरिक साइन प्रिंट करवाने हैं। तो अब आप देखें कि हमने /n और आगे 2 स्टेरिक लगा दिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है और 3 स्टेरिक प्रिंट करवाने हैं, तो फिर हमने /n लिख दिया और 3 स्टेरिक लिख दिए। फिर हमें अगेन नेक्स्ट लाइन पे जाना है और हमें 4 स्टेरिक प्रिंट करवाने हैं। तो अब देखें, हमने /n लगाया और 4 स्टेरिक प्रिंट करवा दिए। अब देखिए कितना काम आसान हो गया कि हमने एक लाइन के अंदर ही पूरा लिख दिया। पूरा हमने ये वाली जो शेप थी वो इस सिर्फ एक लाइन से हमें आउटपुट पे शो हो जाएगी। अगर हम ये ना यूज़ करते, अगर हम एंड एल या कोई और चीज़ यूज़ करें तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाना था, क्योंकि एंड एल अलग लिखना पड़ना था। उसके बाद स्टेरिक के गिर्द हमें अगेन ये डबल कोट्स लगानी पड़नी थी, फिर हमें ये इंसर्शन ऑपरेटर लगाना पड़ना था, उसके बाद फिर हमें एंड एल लगाना पड़ा, तो वो बहुत लेंथी काम हो जाना था। तो आप देखें कि एक्सेप्ट सीक्वेंस से बहुत ही काम इजी हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास C++ मैनिपुलेटर्स हैं। मैनिपुलेटर के मैनिपुलेट किसी चीज़ को चेंज करके किसी एक न्यू फॉर्मेट में दे देना, उसको मैनिपुलेटर कहते हैं। यहाँ पर हम किसको मैनिपुलेट करेंगे, हम आउटपुट को डिफरेंट स्टाइल्स में मैनिपुलेट कर सकते हैं।
इसमें जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो एंड एल का यूज़ करते हैं, बाकी का इतना यूज़ नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर आपको कोई कंडीशन दी जाए कि अगर जिस तरह फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं कुछ या फिर डबल वैल्यूज़ हैं, तो उसकी अगर हमने फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए हम बाकी यूज़ कर लेते हैं। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले कहा हुआ है कि अगर हम कोई भी फंक्शन कुछ भी हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी तरह का, तो उसकी कोई ना कोई लाइब्रेरी ज़रूर होती है जहाँ से हमने उसको इंपोर्ट करना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर। जिस तरह मैथ के ऑपरेशन करने हमें math.h करना पड़ता है, तो इस तरीके से मैनिपुलेटर के लिए हमें io_manip.h करना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर हम एंड मैनिपुलेटर कैन बी यूज्ड बाय इंक्लूडिंग iostream.h फाइल कि जो एंड मैनिपुलेटर है वो तो सिर्फ हम iostream से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास बाकी हैं, हमारे पास setw है, setprecision है, setfill है, इसको हम iomanip.h फाइल से यूज़ कर सकते हैं। ये लाइब्रेरीज़ हैं जो कि हेडर फाइल के अंदर लिखी जाती हैं। अब आप देखें एंड एल का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर ये लिखा जाए इंसर्शन ऑपरेटर में के आगे, उसका मतलब क्या होगा कि आउटपुट के अंदर उसके नेक्स्ट वाली जो चीज़ें हैं वो अगली लाइन पे चली जाएं। अब आप देखें कि जहाँ पर हम /n यूज़ कर रहे थे, हमारा काम कितना आसान हो रहा था। हम उसके अंदर ही, यहाँ पर जो हमने एग्जांपल देखी थी, हम उसके अंदर ही /n यूज़ कर रहे थे और नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवा रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या करें, एंड एल को यूज़ करें। ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, तो एज आपको प्रोग्रामर आपको खुद सोचना चाहिए कि किस तरह से प्रोग्राम लिखें कि वो छोटा भी हो और काम भी सही करे जिस तरह का आप चाहते हैं। तो बेसिकली ये वैसे एग्जांपल देनी थी, तो आपको समझ आ गई होगी कि एंड एल का हम इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं। बेसिकली अगर एंड एल को लास्ट पे लिखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लास्ट पे लिखने से हमें बार बार ये जो ऑपरेटर्स हैं ये नहीं लगाने पड़ते। अब setw के क्या होता है, इसका मतलब है सेट विड्थ। इसका यूज़ क्यों करते हैं कि इसका काम ये होता है कि हम कोई भी इनपुट देते हैं, आप वेरिएबल दे रहे हो, आप करैक्टर दे रहे हो, आप कांस्टेंट दे रहे हो या फिर करैक्टर दे रहे हो, वो उसको कॉलम्स के अंदर अरेंज कर देता है उस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर। अब देखें, अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने पड़ते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और जो वैल्यू देंगे आपने उस कॉलम्स के अंदर उसको फॉर्मेट कर देना है। तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं। अब हमारे पास कुछ केसेस बनते हैं कि अगर जो हम करैक्टर्स दे रहे हैं इनपुट में, क्या वो नंबर ऑफ़ कॉलम से कम है या फिर ज़्यादा है। अगर कम होते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो स्टार्टिंग वाली, मतलब जो लेफ़्ट वाली साइड होती है, वो उसको ब्लैंक छोड़ देता है, मतलब खाली छोड़ देता है, और जो एंडिंग होती है वहाँ पर उस कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देता है। और अगर ग्रेटर हो तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास रिक्वायर्ड कॉलम्स होते हैं उसको अरेंज कर लेता है। लेकिन जो लेस होता है, जिसमें हमारे पास करैक्टर्स जो हैं वो कम हो और हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा हो, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आप देखें कि A 33 दे दिया है, B 7132 दे दिया है। हमने क्या किया कि सबसे पहले आप सेट विड्थ कर दो 4 की, उसके बाद आप क्या प्रिंट करो A, मतलब कि आपने एक विड्थ जो है कॉलम्स की विड्थ सेट कर दी 4। उसमें आपने कहा है कि अब A को उसके अंदर ही सेट करो, उसके अंदर ही आप उसको सेट करो। अब A के अंदर तो 2 हमारे पास डिजिट्स हैं, लेकिन हम जो सेट विड्थ करें वो तो 4 है, मतलब कि पहली 2 जो स्पेस होंगी वो खाली रहेंगी, उसके अंदर कोई कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अगली स्पेस पे अगली जो 2 होंगी वहाँ पर 3 लिखा जाएगा। उसके बाद क्या कहा है कि आप सेट कर दें 5 विड्थ को और प्रिंट करें B को, मतलब कि 5 कॉलम्स असाइन हो जाएंगे और उसमें हमने 7132 को प्रिंट करना है। अब देखिए, इसमें तो हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, मतलब कि पहली जो स्टार्टिंग वाली एक स्पेस होगी वो खाली रहेगी। अब उसके बाद हमने सेट विड्थ कर दी 4। अब हमने 4 विड्थ जो है वो सेट कर दी, तो हम प्रिंट क्या करेंगे उसमें ही,
अब देखें 4 हैं और 2 कैरेक्टर्स ये हैं, मतलब कि 2 स्पेस खाली रहेंगी और जो लास्ट वाली राइट वाली 2 स्पेस होंगी उसके अंदर HI लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 स्पेस थी, तो 2 स्पेस उसने स्टार्टिंग वाली खाली छोड़ दी और लास्ट वाली 2 के अंदर उसने ये A की वैल्यू प्रिंट कर दी। नेक्स्ट हमने 5 असाइन की थी, तो ये 4 थी, तो वो फर्स्ट वाली 1 छोड़ देगा, अगली 4 में प्रिंट कर देगा। अब सेट डब्ल्यू 4 थी, तो ये तो 2 कैरेक्टर्स हैं, तो वो 2 स्पेस छोड़ देगा और आगे ही प्रिंट कर देगा। इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट और भी लिखनी है, तो इसको हम यूज़ करके अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेट प्रिसिजन है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर हों। मतलब कि जिस तरह डेसिमल पॉइंट जो होते हैं वो लंबे भी हो सकते हैं, वो 10 तक वैल्यूज जा सकते हैं पॉइंट के बाद, 20 तक जा सकती हैं, 2 तक जा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कैलकुलेशंस किस तरह की हुई हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आउटपुट पे कुछ ही वैल्यूज़ शो हों जितनी हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेट प्रिसिजन जो है लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने सेट प्रिसिजन 2 किया, मतलब डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज प्रिंट हो। हमने यहाँ पर 5 किया, मतलब डेसिमल के बाद 5 प्रिंट हो। तो इस तरीके से हम इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने सेट डब्ल्यू के साथ यूज़ किया है, तो आप इसके साथ यूज़ करें या फिर सिंपल कर लें, उसका कोई इतना इशू नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पर उन्हें बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम कर दिया कि किस तरह से उन्होंने देखें आउटपुट को फॉर्मेटिंग की है बाय यूजिंग सेट प्रिसिजन। अब जो प्रोग्राम्स पेपर में आएंगे वो कह सकते हैं कि आप सेट प्रिसिजन के यूज़ करके जो आउटपुट है उसको फॉर्मेट करें या फिर कुछ भी और कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं सेट प्रिसिजन की लाइब्रेरी को, उसकी फ़ाइल को, वो iomanip.h है, अदरवाइज़ हमारा जो प्रोग्राम है वो काम ही नहीं करेगा सही से। अब आप देखें कि यहाँ पर हम ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं और हमने उसको प्रिंट करवाना है। अब उसकी वैल्यूज़ देखें कि हम प्रिसिजन सेट कर रहे हैं कि पहली में 5 है, मतलब यहाँ पर आप देखें कि सेट प्रिसिजन हमने 5 के, तो फर्स्ट वाले में 5 शो हो जाए, फर्स्ट वाली में एज इट इज़ जो है वो शो हो, मतलब फर्स्ट वाले में हम कोई भी उसकी जो प्रिसिजन है वो सेट नहीं करें, मतलब जो रियल वैल्यू आती है वही प्रिंट हो, तो वो रियल वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। नेक्स्ट में हम 5 जो है वो सेट करें, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद आप देखें हम 4 जो है 4 हम यहाँ पर प्रिसिजन सेट करें, यहाँ पर देखें कि ये 4 है। उस तरीके से यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये 3 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। तो इस तरीके से आप डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के मतलब जो जिस तरह हमने प्रिसिजन का बिल्कुल ये वैसे ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि हम इसको यूज़ क्यों करेंगे। अब देखें कि जो डाटा को शो करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब अगर बहुत लंबा डाटा है तो वो उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर शो कर सकता है, वो ई की पावर की फॉर्म मतलब एक्सपोनेंट, यहाँ पर ई जो है वो एक्सपोनेंट को शो करता है, मतलब वो 10 की पावर की फॉर्म में शो कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो डाटा है वो पावर में ना शो हो बल्कि डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में शो हो, तो उसके लिए हम फिक्स्ड मैनिपुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास अब देखें फिक्स्ड मैनिपुलेटर को सेट करने के लिए हम सेटf ios फिक्स्ड लिख देते हैं। अगर हमने सेट करना है, अगर हमने उसको अनसेट करना है मतलब उसको रिमूव करना है, तो हम यहाँ पर अनसेट लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास शो पॉइंट है। बेसिकली शो पॉइंट का बिल्कुल वही काम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर एक कंडीशन थी कि डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज़ हैं वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर वैल्यू 0 0 0 हो या फिर कोई वैल्यू ना हो, उसके बावजूद हम चाहते हैं कि कुछ पॉइंट्स के बाद 0 प्रिंट हो, तो उसके लिए हम शो पॉइंट को यूज़ कर लेते हैं। शो पॉइंट इज़ यूज टू डिस्प्ले द डेसिमल पार्ट इवन इफ़ द डेसिमल पार्ट इज़ 0, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक और हमारे पास मैनिपुलेटर है, वो है सेट फिल। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है कि अगर हमारे जो आउटपुट है उसके अंदर कोई ब्लैंक स्पेस शो होनी है या फिर हम ब्लैक स्पेस देकर
आउटपुट शो करवानी है तो हम चाहते हैं कि वो ब्लैंक स्पेस एज इट इज़ प्रिंट ना हो, वहाँ पर कोई भी और करैक्टर प्रिंट हो जाए जो हम अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं। तो वो हम किस तरह करेंगे, वो हम सेट फिल मतलब फिल कर दें उन पार्ट्स को जिसको हम चाहते हैं जो खाली हैं। अब ये जो सेट फिल होता है इसमें जस्ट हम 1 पैरामीटर दे सकते हैं। अब वो जो पैरामीटर जो है वो कोई भी करैक्टर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है जो आप खाली जगह पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। यहाँ तक कि हम आस्की भी सिस्टम में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आस्की मतलब कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर आपको जितने भी करैक्टर्स नज़र आ रहे हैं उनके कुछ आस्की कोड होते हैं, तो उसको यूज़ करके भी हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। जिस तरह 42 का मतलब है स्टैरिक इन आस्की कोड। तो अब आप नेक्स्ट देखें कि हम क्या करें, सेट फिल मतलब कि जगह को फिल कर दें स्टैरिक, और नेक्स्ट हमने कह दिया रिज़ल्ट। अब आप देखें कि रिज़ल्ट के अंदर तो खाली जगह है नहीं, तो इसकी वजह से इस पर कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कर देती हूँ सेट W15 मतलब कि हम सेट विड्थ कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ ब्लैंक स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। कब होंगी, जब जो हमारे पास आउटपुट है जो हमारे पास इनपुट जो हम दे रहे हैं वो कैरेक्टर्स जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 15 कॉलम से ये, उसमें हमने प्रिंट करवाना है रिज़ल्ट। जिस तरह मैंने आपको पीछे भी समझाया कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो तो वो स्टार्टिंग वाली जो स्पेस होता है उसको खाली छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कह दिया कि सेट फिल कर दें उन ब्लैंक स्पेस को, तो वो क्या करेगा कि जो खाली जगह होंगी वहाँ पर स्टैरिक को प्रिंट कर देगा। तो इसी तरीके से हम इसका फर्दर और भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट है, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा कि जो हम कीबोर्ड के थ्रू दें। अब इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो किस तरह होता है, सी इन, ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होते हैं, ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल आएगा, ये आपने याद रखना है। आउटपुट में क्या था, वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन कुछ भी आ सकता था, लेकिन इनपुट में हम कोई वेरिएबल देंगे। तो हमारा आज का जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या समझना था उसके आउटलाइन हम देख लेते हैं। एक सैप सीक्वेंस भी कर लिया, मैनिपुलेटर, स्टैंडर्ड इनपुट और हमने मैनिपुलेटर्स। इसके अलावा आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी समझना है तो वो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और इसकी जितनी हो सके आप प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं सारे प्रोग्राम यहाँ पर नहीं करवा सकती क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स मौजूद हैं। तो जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप गूगल पे जाके कोई भी PDF डाउनलोड कर लें प्रोग्राम्स की, तो वहाँ से आप बहुत इजीली प्रोग्राम करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो नेक्स्ट हम अगले चैप्टर पे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। तो टिल देन आप ये वाला समझें।